जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ध्यान से वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। जैसा भी हाईएस्ट माउंटेन यानी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत सी लेवल से 8,848, ठीक है, से दक्षिण से 186 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा एवरेस्ट अपने आप में बहुत खास है। न केवल अपनी हाइट के लिए बल्कि नेचर की खूबसूरती के लिए, जियोलॉजिकल वर्ड्स और ह्यूमन अचीवमेंट का सिंबल ये एवरेस्ट सागर माथा और चोमोलुंगमा भी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के इस यह दोस्तों कहाँ पे, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है इसे, माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ है फॉरहेड ऑफ द स्काई, आकाश का मस्तक। जी हाँ, या आकाश की चोटी, जो चाहे समझ लीजिए आप, क्योंकि क्योंकि यहाँ तो आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है शिखर। इसे स्वर्ग का शीर्ष शीर्ष भी कहा जाता है, जो पर्वत की ऊंचाई और आकाश से इसकी नजदीकी को इंडिकेट करता है। और दोस्तों नेपाल में इस पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। वहीं तिब्बत में यह कहलाता है चोमोलुंगमा, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व की माता। यह नाम इसके विशाल आकार और तिब्बत में इसकी रिलीजियस इम्पैक्ट को बताता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर्वत का एक नाम पीक 15 भी रहा है। जब तक इसे अपना नाम माउंट एवरेस्ट नहीं मिला था, तब तक इसे 15 पीक के नाम से जानते थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं 1651 का ऑफिशियल ने माउंट एवरेस्ट दिया गया। इसकी मूवीज डॉक्यूमेंट के जरिए हमें इस एवरेस्ट की ब्यूटी, हाइट और लोगों को बुलंद इरादे को देखने का मौका मिलता है, जो कि इसकी चढ़ाई करते हैं और खतरों का सामना करते हैं। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए दोस्तों जी जान लगा देते हैं। ऐसी ही मोस्ट फेमस मूवीज में शामिल है एवरेस्ट शेरपा द समिट, और ऊंचाई और डॉक्यूमेंट्री है माउंट एवरेस्ट अल्टीमेट चैलेंज। यह माउंट एवरेस्ट विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 6 देशों में फैली हुई है। जी हाँ, यह पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है और देश की जलवायु और नदियों को प्रभावित भी करती है। जी हाँ, इसमें स्थित माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो नेपाल का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाता है, और तिब्बत का सदर्न बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम और उत्तर उत्तराखंड के साथ बॉर्डर को शेयर करने वाले नेपाल में स्थित है। हिमालय माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा शिखर भी यही है, और समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु भी यही है। लेकिन एवरेस्ट को इतनी ऊंचाई मिली कैसे? यह मिलियंस ईयर्स की इकोटोनिक एक्टिविटी का नतीजा है। हिमालय रेंज का हिस्सा यह माउंटेन आज से लगभग 50 मिलियन सालों पहले बना, जब इंडिया और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, और इस टकराव से अर्थ क्रस्ट मुड़कर ऊपर की ओर उठ गई। ऊपर की ओर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और माउंट एवरेस्ट का बनना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बना। इस टेक्टोनिक प्लेट से इंडियन प्लेट तो आज भी जो है नॉर्थ साइड में मूव कर रही है, जो कि हर साल एवरेस्ट को कुछ किलोमीटर ऊपर उठा रही है। अर्थक्वेक भी एवरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे साल 2015 में नेपाल में आया अर्थक्वेक, जिसने इस माउंट की हाइट में स्मॉल शिफ्ट कर दिए, जिससे एवरेस्ट के कुछ हिस्से में इसकी ऊंचाई मामूली बढ़ी और कम हुई। ऊंचाई का परचम लहराने वाली इस माउंट की सरफेस मेनली चट्टानों और बर्फ से बनी यहाँ बहुत ही मेटामिनिडी हाइट प्रेशर या केमिकल प्रोसेस की वजह से अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो चुकी है। जी हाँ, और पूरी तरह बदल चुकी। पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में होने वाले बदलाव इन चट्टानों को ऐसा रूप देते हैं और इन्हें कठोर, मजबूत और खुरदरा भी बनाते हैं। इसलिए एवरेस्ट की सतह ऐसी दिखाई देती है। इस पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बर्फ के मैदान और बर्फीली झरने इस पूरी तरह से ढक लेते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान आने वाले उम्ब ग्लेशियर बेहद खूबसूरत और नेपाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। लेकिन एवरेस्ट चढ़ने वालों के लिए यह इस चढ़ाई का एक खतरनाक हिस्सा है। बर्फ का लगातार पिघलता हुआ एक ढेर, जिसे पार करके जा करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन यह चैलेंज भी किसी नेचुरल खूबसूरती से इनकार नहीं कर सकता। इस तरह एवरेस्ट के नॉर्थ साइड में तिब्बत से चढ़ाई शुरू करने वाले
क्लाइंबर्स रंग का बंग ग्लेशियर मेन रूट की तरह यूज करते हैं और यह ग्लेशियर भी अपने आप में खास और खूबसूरत है और हाई इक्वलिटी डेजर्ट से घिरा हुआ है। यह दोनों ही ग्लेशियर बर्फ से बने हैं जो पिघल रही है। अब दोस्तों, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिक प्लांट्स, पेड़, एनिमल्स देखने को नहीं मिल सकते, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि एवरेस्ट के नेचुरल फीचर्स में केवल ग्लेशियर्स ही नहीं है बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स भी शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट पर वेजिटेशन इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, इसलिए नीचे की तरफ ओक, पाइन, जूपर और रोडोडेंड्रोन दिखाई देते हैं और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए अल्पाइन घास के मैदान नजर आते हैं। और जब दोस्तों और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वेजिटेशन कम हो जाती है और केवल सांस और लाइकेन के नजर आते हैं जो चट्टानों को ढक देते हैं। यहाँ प्लांट्स हैं तो बर्ड्स, एनिमल्स भी हैं। यहाँ हिमालय, मोनोबल टिन, सोनोकाक ब्लड, फेजन, गोल्डन ईगल जैसे बर्ड्स यहाँ रहा करते हैं। स्नो लेपर्ड हिमालय, ताहर हिमालयन, ब्लैक बियर, रेड पांडा हिमालय, मास्क डियर और यहाँ की बर्फीली वादियाँ उनका घर है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट शेरपा लोगों का भी घर है जो पूर्वी नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र के लोग हैं। इन्हें इतनी ऊंचाइयों पर रहना आता है और एवरेस्ट चढ़ने वालों को चढ़ाई के दौरान मदद करने में बेहद ही जरूरी काम भी शेरपा करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस माउंटेनियरिंग स्किल्स होती है। एवरेस्ट चढ़ाई के इतिहास में शेरपा कम्युनिटी का बहुत इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। वह गाइड, पोर्टन और ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। इनके लिए माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक ऊंचा पर्वत नहीं है बल्कि एक पवित्र स्थल, अध्यात्म का केंद्र और उनकी पहचान का हिस्सा है। जी हाँ, माउंटेनियरिंग और टूरिज्म इनके इनकम के सोर्स होते हैं और यह क्लाइंबर्स की मदद करने वाले खूब मिजाज साथी भी होते हैं। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं और हर साल चढ़ाई करने की कोशिश सैकड़ों माउंटेनियर्स करते हैं, लेकिन इन पर्वतारोहियों में से बहुत कम सफल हो पाते हैं। इनका सक्सेस रेशो बहुत हद तक मौसम से प्रभावित भी होता है, इसीलिए मई और अक्टूबर के महीने चढ़ाई के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इन महीनों में यहाँ पर मौसम फेवरेबल रहता है। चढ़ाई के दौरान यह माउंटेनियर्स बेस कैंप में प्लानिंग करते हैं, आराम करते हैं और अपना जरूरी सामान यहाँ रख करके आगे बढ़ते हैं। यह बेस कैंप शुरुआती पॉइंट होता है जिसमें टेंट, वाटर प्रूफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट बक्स जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर ऐसे दो मेन बेस कैंपस हैं, नेपाल का साउथ बेस कैंप और तिब्बत का नॉर्थ बेस कैंप। साउथ बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करने वाले को नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और नॉर्थ बेस कैंप से चढ़ाई करना जो शुरू करते हैं उनके लिए चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। इन कैंप्स के अलावा टूथ जैसे अंदर कैंप्स भी होते हैं जहां क्लाइंब के दौरान आराम किया जाता है और एनर्जी रिगनेट भी की जाती है। इसके बावजूद एवरेस्ट की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्लाइंबर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती है, जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, तेज चलती बर्फीली हवाएं, लो ऑक्सीजन लेवल और तेजी से बदलते वेदर पैटर्न इसे चढ़ाई के लिए मोस्ट डेंजरस माउंटेनस में शामिल कर देता है। इस चढ़ाई के दौरान 8000 मीटर के ऊपर का जोन डेथ जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम होता है, शून्य लगभग, और बर्फीले तूफानों और खराब मौसम की वजह से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कई माउंटेनियर्स अपनी जो है जान गंवा देते हैं यहाँ पे। यह डेथ रेट 1 से 2 पर होती है। साल 2008 में खराब मौसम की वजह से कई माउंटेनियर्स की जान चली गई थी। इतना खतरनाक है यह एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने का सफर, लेकिन फिर भी इंसानी इरादे वहाँ कुछ कम होते हैं। अपने मजबूत इरादे और एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के जज्बे ने कई क्लाइंबर्स को इसके शिखर तक पहुंचाया भी, जैसे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिन और गेरगो को 29 मई 1953 को विश्व की इस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। साल 1975 में एक जापानीज माउंटेनियर्स चुंगो ताबे वह पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची। इसी तरह 20 मई 1965 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने अवतार सिंह चीमा, और 1984 में पहली भारतीय महिला रही बछेंद्री पाल, और आज तक सबसे ज़्यादा बार माउंटेन एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने नेपाली माउंटेनियर
कामी रीता शेरपा, जिन्होंने अभी तक 30 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों। इसी तरह अगर यंगेस्ट पर्सन और ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में अगर जाना जाए, फिलहाल साल 2024 तक इंडिया की मालवत कुंडा यंगेस्ट पर्सन है, जिन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में साल 2014 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और यूचिरो मूरा वह पर्सन है जिन्होंने 80 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ करके ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, यही रिकॉर्ड इनक्रेडिबल ह्यूमन रिसीव को शोकिंग करते हैं। एवरेस्ट ऐसा जो चैलेंजर्स इंस्पायर करता है, कुछ नया और कुछ चुनौतियों से भरा होता है। इसीलिए पेम्बा डोल जी सोरपा ने साल 2004 में केवल 8 घंटे 10 मिनट में ही बेस कैंप से शिखर तक सबसे तेज चढ़ाई की, इसका रिकॉर्ड भी बना लिया। और 1980 में पुलिस माउंटेनियर्स क्रिस्टोफिली और लेजी चिली में सबसे पहले विंटर क्लाइंब का रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में एवरेस्ट के पीक तक पहुंचा एवरेस्ट पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाले यह रिकॉर्ड होल्डर्स हर उस इंसान के लिए मिसाल है जिसमें इरादे और सपने दोनों बड़े और मजबूत हैं। यह सच है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत टफ और खतरों से भरा है, लेकिन अगर सही ट्रेनिंग और स्किल्ड माउंटेनियर्स की गाइडेंस ली जाए तो इसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। इंडिया में माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के 2 बिल्ड इन इंस्टीट्यूट IM यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, IM यानी इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, जिनकी ट्रेनिंग में रनिंग, क्लाइंबिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे फिजिकल ट्रेनिंग भी होते हैं। रस्सी बांधने और बर्फ पर चढ़ने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है और इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट और प्रोटेक्ट करने की लर्निंग भी इसमें इंक्लूड होती है। इसकी वाकई में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग लेकर, रिक्वायर्ड परमिट लेकर माउंटेनियर्स एवरेस्ट की चढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड भी रखना है। यह अक्सर भूल जाते हैं कि इस वजह से माउंटेनियर्स इसके रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर और फूड पैकिंग जैसे वेस्ट को छोड़ देते हैं। उनके प्यारे एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट कर रहा है। बढ़ते टूरिज्म ने भी इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाइए दोस्तों, नमस्कार।